वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस क्लास में अपने डेली करंट अफेयर्स के क्रम में हम लोग 3 नवंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को देखेंगे। उसके बाद कुछ स्टैटिक जीके और जनरल अवेयरनेस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे और लास्ट में कुछ पिछले महीनों के करंट इवेंट्स का रिवीजन करेंगे जो हमारे आने वाली परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, डेली करंट अफेयर्स करेंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे पहली बार आए हैं तो यूट्यूब पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा आप टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। ओके, तो पहले हम लोग करेंगे 3 नवंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को। तीसरा राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव का आयोजन किस राज्य में प्रारंभ किया गया? तो ये आपका ये 3rd राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव है और इसका प्रारंभ किया गया है छत्तीसगढ़ राज्य में। ठीक है ना। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के आदिवासी नृत्य समूह इसमें भाग ले रहे हैं और इसमें ये बात है कि इसमें 1500 जो है आदिवासी कलाकार भाग ले रहे हैं, जिसमें से आपके 1400 आपके देश से हैं और 100 जो है अन्य देशों से आदिवासी कलाकार इसमें भाग लेने के लिए आए हैं। ओके, तो आपका तीसरा राष्ट्रीय जनजातीय नृत्य महोत्सव किस राज्य में? तो ये आपके छत्तीसगढ़ राज्य में। अगला हमारा है ट्रैक एशिया कप साइकिलिंग टूर्नामेंट 2022 की मेज़बानी किस भारतीय राज्य के द्वारा की जाएगी? तो ये आपका जो ट्रैक एशिया कप साइकिलिंग टूर्नामेंट है, इसमें जो है एशिया के 25 देश भाग ले रहे हैं और इस साइकिलिंग टूर्नामेंट से अगले जो आपका ओलंपिक गेम्स होने हैं उसके लिए जो है खिलाड़ियों को चुना जाएगा। ठीक है ना। तो ये जो ट्रैक एशिया कप साइकिलिंग टूर्नामेंट 2022 हो रहा है, ये कहाँ पे हो रहा है? तो ये हो रहा है आपके केरल राज्य में। नेक्स्ट हमारा है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में 14,000 फीट की ऊंचाई पर श्योक पुल का उद्घाटन किया है? तो श्योक जो ब्रिज है ये आपके लेह लद्दाख में बनाया गया और श्योक ब्रिज किस नदी पे बनाया गया है? तो ये श्योक नदी पर बनाया गया है और ये 120 मीटर लंबा है और इसकी क्षमता कितनी है? तो क्षमता है ये 70 टन वजन जो है अपने ऊपर भार सह सकता है। ठीक है ना। तो 14,000 फीट की ऊंचाई पर श्योक पुल का निर्माण लेह लद्दाख में और किस नदी पर है ये? तो श्योक नदी पर स्थित है और लंबाई 120 मीटर है और क्षमता है इसकी 70 टन वजन उठाने की। नेक्स्ट हमारा है ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान। तो ये आपका इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च है, तो इसकी एक संस्था है गन्ना प्रजनन संस्थान। ठीक है। तो पिछले 100 वर्ष हो गए इस आपके संस्था को निर्मित हुए, लेकिन अब तक कोई भी महिला निदेशक नहीं थी। तो पहली बार कोई महिला निदेशक जो है इसके अध्यक्ष के रूप में चुनी गई हैं। ठीक है ना। तो पहली बार कोई महिला जो है इसका निदेशक का पद संभालेंगी और उनका क्या नाम है? तो वो है आपकी डॉक्टर जी हेमप्रभा। तो ICAR गन्ना प्रजनन संस्थान की पहली महिला निदेशक कौन होंगी? तो वो होंगी आपकी डॉक्टर जी हेमप्रभा। किस अभिनेता को मरणोपरांत प्रतिष्ठित कर्नाटक रत्न पुरस्कार प्रदान किया गया? तो अभी जो है ये प्रदान किया गया आपके 1 नवंबर को। ठीक है। पुनीत राजकुमार को ये पहले ही घोषणा की जा चुकी थी कि इन्हें दिया जाएगा और अब जो है इन्हें ये चीज़ प्रदान की गई है, कर्नाटक रत्न पुरस्कार। इनका हाल ही में निधन हो गया था इसी वर्ष पुनीत राजकुमार का। किस राज्य सरकार की लक्ष्मी भंडार योजना को महिला और बाल विकास श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ये आपकी लक्ष्मी भंडार योजना है जो कि आपके पश्चिम बंगाल की जो है एक योजना थी, जिसमें जो है जनरल की महिलाओं को 500 रुपये और आपके अन्य जो आपकी अनुसूचित जाति और जनजाति की जो महिलाएं हैं उनको 1,000 रुपये तक का जो है इसमें पैसा दिया जाता था हर माह। ठीक है ना। तो इन्हें जो है महिला और बाल विकास श्रेणी में कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? स्कॉच पुरस्कार प्रदान किया गया। तो स्कॉच पुरस्कार किसे मिला है? तो लक्ष्मी भंडार योजना को। और किस राज्य की है? तो ये पश्चिम बंगाल राज्य की योजना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित कर दिया गया। तो याद रखना कि मानगढ़ धाम जो है इसे जो है अभी राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया और यह किस राज्य में स्थित है? तो जो मानगढ़ धाम है ये आपके राजस्थान राज्य में स्थित है और राजस्थान राज्य के बांसवाड़ा जिले में ये स्थित है। ओके, मानगढ़ धाम को क्या घोषित किया गया? राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि UGC द्वारा सभी उच्च शिक्षा संस्थाओं में 2022 से प्रतिवर्ष भारतीय भाषा दिवस कब मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो प्रत्येक वर्ष आपका भारतीय भाषा दिवस मनाया जाएगा 11 दिसंबर को और ये कब से शुरू हो रहा है? तो इस वर्ष से शुरू हो रहा है, यानी कि 2022 से स्टार्ट हो रहा है
और किसके लिए ये निर्देश हैं, तो ये सारे जो आपके हायर एजुकेशन वाली जो आपकी संस्थाएं हैं, ठीक है ना, उच्च शिक्षा संस्थान जो हैं, उन्हीं में जो है आपके भारतीय भाषा दिवस मनाए जाने का जो है निर्देश दिया गया है यूजीसी के द्वारा। प्रत्येक वर्ष कब? 11 दिसंबर को। भारत के स्टील मैन कहे जाने वाले और नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित, तो नाइटहुड की उपाधि इंग्लैंड के द्वारा दी जाती है, ठीक है ना, जमशेद जे ईरानी, तो जमशेद जे ईरानी को नाइटहुड की उपाधि पहले प्रदान की जा चुकी है और अभी इनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। और ये क्या कहे जाते थे? ये कहे जाते थे भारत के स्टील मैन। ओके, इन्हें किस वर्ष पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो भारत सरकार ने भी इन्हें पद्म भूषण अवार्ड दिया था और इन्हें जो पद्म भूषण अवार्ड दिया गया था ये दिया गया था 2007 में। तो आपको याद रखना है ये नाम, जमशेद जे ईरानी, और इन्हें कहा जाता था भारत का स्टील मैन, और इनका हाल ही में क्या हो गया? निधन हो गया। तो ये हमारे थे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स, ठीक है, 3 नवंबर 2022 के। अब हम लोग देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण स्टैटिक जीके और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चंस को। ओके, पहला हमारा है, बाघों की संख्या को दोगुनी करने के लिए किस टाइगर रिजर्व को T+2 अवार्ड दिया गया? तो T+2 अवार्ड दिया गया सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, और ये कहाँ पे है? तो ये आपके इरोड जिला तमिलनाडु में स्थित है सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व, ठीक है ना। इसे दिया गया T+2 जो है अवार्ड, ठीक है ना, टाइगर की संख्या को दोगुनी करने के लिए। तो बाघों की संख्या को दोगुनी करने के लिए एक सेंट पीट्सबर्ग घोषणा पत्र जारी किया गया था, ठीक है ना। और ये कब जारी किया गया था? तो जो सेंट पीट्सबर्ग घोषणा पत्र था, इसे जो जारी किया गया था 2010 में। उद्देश्य क्या था? बाघों की संख्या को दोगुनी करना। ओके, अगला हमारा है, सेंट पीट्सबर्ग घोषणा पत्र 2010 के अनुसार बाघों की संख्या दोगुनी करने का लक्ष्य कब तक रखा गया है? ठीक, तो 2010 में ये आपका सेंट पीट्सबर्ग घोषणा पत्र आता है और उद्देश्य था बाघों की संख्या को दोगुनी करना, और इसका लक्ष्य कब तक रखा गया कि कब तक जो है बाघों की संख्या को दोगुनी कर दिया जाएगा? तो 2022 यानी कि इसी वर्ष तक का ये इसमें लक्ष्य रखा गया था, सेंट पीट्सबर्ग घोषणा पत्र 2010 में। ओके, तो प्रोजेक्ट टाइगर अगर आपसे पूछा जाए ये कब स्टार्ट हुआ भारत में, तो प्रोजेक्ट टाइगर स्टार्ट हुआ था 1973 में। और अभी जो आपकी बाघ जनगणना 2019 हुई थी, इसके बाद अभी नहीं हुई है, तो 2019 वाला ही अभी तक आपको आपके आंकड़े माने जाएंगे। तो बाघ जनगणना 2019 के अनुसार भारत में कुल कितने टाइगर हैं? तो वर्तमान में भारत की टाइगर की संख्या है 2967, ठीक है ना। तो 2967 जो है आपके टाइगर हैं। और सर्वाधिक बाघों की संख्या किस राज्य में है? तो सर्वाधिक बाघ है आपके मध्य प्रदेश राज्य में, और इनकी संख्या मध्य प्रदेश में कितनी है? तो 526 टाइगर हैं आपके, कहाँ पे? मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संविधान के किस अनुसूची में असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम, तो ये 4 जो राज्य हैं इनके नाम आपको याद होने चाहिए, ये आपकी छठी अनुसूची में शामिल हैं। तो आपसे हमेशा ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि छठी अनुसूची में कौन कौन से राज्य शामिल हैं, ठीक। तो छठी अनुसूची में आपके असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम राज्य शामिल है, और यहाँ का जो जनजातीय प्रशासन है इसका उल्लेख है आपके 6वीं अनुसूची में, ठीक है। असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम राज्यों के जनजातीय प्रशासन का उल्लेख है 6वीं अनुसूची में। संघ और राज्य के मध्य शक्तियों का बंटवारा किस अनुसूची में किया गया है? तो संघ और राज्य के मध्य आपका शक्तियों का बंटवारा जो हुआ है वो हुआ है आपके 7वीं अनुसूची में, ठीक है ना। इसके लिए जो है आपका राज्य सूची और आपका संघ सूची, इसके अलावा एक आपका समवर्ती सूची जो है ना, तो ये 3 आपकी सूचियां हैं, ठीक है ना। तो ये 3 आपकी सूचियां हैं जो आपके संघ और राज्य के जो है कार्य क्षेत्रों को अलग करती हैं, इनकी शक्तियों का बंटवारा करती हैं, और इसका जो आपका उल्लेख है ये आपके 7वीं अनुसूची में है। एक क्वेश्चन जो है कॉमन पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है कि शिक्षा किस सूची का विषय है? तो शिक्षा जो है ये समवर्ती सूची का विषय है, ठीक है ना। और कब शामिल किया गया समवर्ती सूची में? तो 42वें संविधान संशोधन में इसे जो है समवर्ती सूची में शामिल किया गया। किसको? शिक्षा को। समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो अगर आपसे पूछा जाए कि समता का अधिकार जो है कहाँ से कहाँ तक है, तो समता का अधिकार आपका 14 से लेकर के 18 तक है, ठीक है ना, अनुच्छेद 14 से 18 तक। और जिसमें आपका समानता का अधिकार कौन सा है? तो ये है आपका अनुच्छेद 14। निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो ये जो निःशुल्क विधिक सहायता का प्रावधान है ये भी आपके 42वें संविधान संशोधन 1976 में किया गया, ठीक है ना। और ये इसका उल्लेख है आपके अनुच्छेद 39A में। ओके, और इसके लिए एक संस्था जो है बनाई गई थी जिसका क्या नाम था? तो उसका नाम था नालसा। ओके, न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेखित है?
तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट आपका अनुच्छेद हो सकता है, अनुच्छेद 50 है, ठीक है ना। न्यायपालिका का इसमें कार्यपालिका से पृथक्करण का जो है क्या कहा गया है, आपका इसमें जो है उल्लेख किया गया है। ओके, तो ये आपका कौन सा है, तो ये आपके नीति निर्देशक तत्व हैं, क्योंकि 36 से लेकर 51 तक आपके क्या है, नीति निर्देशक तत्व हैं। तो ये 50 है आपका किस में आएगा, तो ये नीति निर्देशक तत्वों में आएगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत के वायसराय कौन थे, तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जब हुआ था तो उस समय जो वायसराय थे वो थे आपके जेम्स फोर्ड, ठीक है ना। तो जेम्स फोर्ड उस समय थे। और जबकि आपका भारत छोड़ो जब आंदोलन हुआ था उस समय भारत के वायसराय कौन थे, तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय लॉर्ड लिनलिथगो जो थे ये भारत के वायसराय थे। अगर मैं आपसे पूछूं कि 1857 इस समय जो है, यानी कि जब आपका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था 1857 की क्रांति, इस समय जो है भारत के गवर्नर जनरल कौन थे जिन्हें बाद में वायसराय बना दिया गया। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना तो 1953 में हुई थी, ठीक है ना। और इससे जो है अधिनियम कब आया था, यानी कि इसे अधिसूचित कब कर दिया गया, तो इसे किया गया था 1956 में अधिसूचित, ठीक है। तो यूजीसी का जो स्थापना हुआ था 1953 में, और यूजीसी के लिए जो अधिनियम आया था वो आया था 1956 में। इसीलिए कहीं कहीं आपको डायरेक्ट मिलता है कि स्थापना कब हुई थी, तो 1956 में। ओके, भारत और चीन के मध्य सीमा रेखा का निर्धारण किसके द्वारा होता है, तो ये आपका मैकमोहन रेखा है। तो ये नाम आप याद रखना, मैकमोहन रेखा भारत और चीन के मध्य सीमा निर्धारण करने के लिए यूज किया जाता है। सेला सुरंग और बोमडिला दर्रा अगर आपसे पूछ लिया जाए तो सेला सुरंग आपके कहाँ पे है, तो ये अरुणाचल प्रदेश में है, और बोमडिला दर्रा भी आपका कहाँ पे है, तो ये भी आपके अरुणाचल प्रदेश में ही स्थित है। अरुणाचल प्रदेश में जो आपके राष्ट्रीय उद्यान हैं कौन कौन से हैं, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान हो गया, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, ये दोनों कहाँ पे हैं, तो ये आपके अरुणाचल प्रदेश में है। जबकि आपका टाल वन्यजीव अभयारण्य, ईगल नेस्ट वन्यजीव अभयारण्य, ये कहाँ पे है, तो ये भी आपके अरुणाचल प्रदेश में स्थित हैं। ओके, तो ये क्या थे, ये हमारे जो है स्टैटिक जीके और जनरल अवेयरनेस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। अब हम पिछले महीने के कुछ करंट इवेंट्स को रिवीजन करेंगे जो हमारे आने वाले एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 1 से 5 नवंबर 2022 तक ग्रेटर नोएडा से शुरुआत होने वाले जल सप्ताह, जिसका मतलब है कि इंडिया वाटर वीक 2022 का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो 1 से 5 नवंबर तक आपका जो है राष्ट्रीय जल सप्ताह मनाया जा रहा है, ये भी आप याद रखेंगे। ओके, और इसका जो उद्घाटन किया गया ये किया गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। और कहाँ से ये स्टार्ट हुआ है, तो ये नोएडा से स्टार्ट हुआ है। इस वर्ष की थीम क्या है, तो थीम है इसका सतत विकास और समानता, ठीक है। तो सारे पॉइंट्स याद रखना। जल सप्ताह 1 से 5 नवंबर ग्रेटर नोएडा से स्टार्ट किया गया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया है। थीम क्या है, सतत विकास और समानता। जल संरक्षण के उपायों को अपनाने के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 में सर्वश्रेष्ठ राज्य किसे चुना गया, तो ये 2020 जो है इसका 2020 के लिए ये अवार्ड दिए गए, लेकिन प्रदान कब किए गए, तो इस वर्ष 2022 में इसे प्रदान किया गया है, ठीक है ना। तो सर्वश्रेष्ठ राज्य चुना गया है आपका उत्तर प्रदेश को, ठीक। तो राष्ट्रीय जल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, उत्तर प्रदेश को। दूसरे नंबर पे कौन था, तो दूसरे नंबर पे आपका राजस्थान था। विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, तो जल दिवस मनाया जाता है आपका 22 मार्च को। अगर मैं आपसे पूछूं कि विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग कमेंट करके बताना, ठीक है। इसके जस्ट 1 महीने बाद मनाया जाता है, तो वो डेट आप लिखेंगे कब मनाया जाता है। किस मिशन के अंतर्गत 2024 तक हर घर जल का लक्ष्य रखा गया है, तो हर घर जल वाला पहला राज्य आप सबको पता हो गया है कौन है, वो आपका गोवा है, ठीक है ना। और इसका लक्ष्य जो है रखा गया है 2024 तक कि हर घर जल हम पहुंचा देंगे 2024 तक। लेकिन किस मिशन के अंतर्गत ये काम हो रहा है, तो ये है आपका जल जीवन मिशन, जिसकी शुरुआत कब हुई थी, तो 2019 में जो है जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई थी। राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, तो ये आपका राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर है, ठीक है। इंटरनेट कनेक्टिविटी से संबंधित है ये। अब तक क्या होता है, अलग अलग राज्यों में केवल एक शहर भर में जो है आपका एल रूट सर्वर स्थापित किया गया था। पहली बार जो है पूरे राज्य स्तर पर जो है स्थापित किया गया, कहाँ पे, तो ये किया गया राजस्थान में। विश्व का तीसरा और भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर बनाया जा रहा है, तो ये विश्व का तीसरा जो है सबसे बड़ा होगा, जबकि भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम होगा जो कि बनाया जा रहा है आपके जयपुर राजस्थान में, ठीक है ना। विश्व का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कौन सा है, तो वो आपका सरदार वल्लभ भाई जो है कहाँ पे है, गुजरात में स्थित है, ठीक है ना, जिसे आप लोग मोटेरा स्टेडियम भी कहते हो।
अगला हमारा है, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने किस राज्य में रानीपुर टाइगर रिजर्व को भारत का 53वां बाघ रिजर्व अनुसूचित किया है? तो ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है, उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले में, ठीक है ना। तो ये आपके बुंदेलखंड क्षेत्र में स्थित है रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य, जिसे जो है 53वां टाइगर रिजर्व अधिसूचित किया गया। किसके द्वारा? तो केंद्रीय पर्यावरण मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। तो याद रखना, ये आपका उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व है, जबकि भारत का 53वां टाइगर रिजर्व है। तो भारत का जो 52वां टाइगर रिजर्व था वो कौन अधिसूचित किया गया था? तो 52वां टाइगर रिजर्व था आपका रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, जो कि आपके राजस्थान में है। और अब 53वां कौन बन गया है? तो 53वां जो अधिसूचित हुआ है वो है आपका रानीपुर टाइगर रिजर्व, उत्तर प्रदेश में। भारत का 33वां हाथी रिजर्व कौन सा है, जिसे हाल ही में केंद्र सरकार ने मंजूरी दी है? तो जो 33वां हाथी रिजर्व बन गया है, ये बन गया है आपका तराई हाथी रिजर्व, जो कि कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में ये भी स्थित है, और ये उत्तर प्रदेश का दूसरा है, ठीक है ना। तो उत्तर प्रदेश का दूसरा हाथी रिजर्व है और भारत का 33वां हाथी रिजर्व है। ओके। उत्तर भारत के पहले हाइपर स्केल डाटा सेंटर योट्टा D1 का लोकार्पण कहाँ पे किया गया? तो योट्टा D1 जो है ये आपका उत्तर भारत का पहला हाइपर स्केल डाटा सेंटर है, और इसका जो है लोकार्पण अभी किया गया ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। तो ग्रेटर नोएडा में इसका लोकार्पण किया गया। योट्टा D1 इसका नाम रखा गया है। ये उत्तर भारत का, ठीक है, पूरे भारत का नहीं है, केवल उत्तर भारत की बात हो रही है। उत्तर भारत का पहला हाइपर स्केल डाटा सेंटर है। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के अंतर्गत भारत का पहला फिश म्यूजियम एकीकृत एक्वा पार्क। तो देखिए, भारत का पहला ये एक्वा पार्क है, जिसमें आपका जो है ये आपका फिश म्यूजियम भी क्या होगा? इंक्लूडेड होगा। तो ये भारत का पहला फिश म्यूजियम नहीं है, ये नॉर्थ ईस्ट का, यानी कि उत्तर पूर्व भारत का पहला फिश म्यूजियम है, लेकिन भारत का पहला एक्वा पार्क। ओके। कहाँ पे स्थापित होगा? तो ये होगा आपके सुबनसिरी जिला, और ये कहाँ पे है? तो अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। किस जिले में स्थित एक सैनिक स्कूल का नाम बदलकर जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा गया? तो मैनपुरी में जो है एक सैनिक स्कूल था, ठीक है ना, आर्मी स्कूल, जिसका नाम बदल के क्या रखा गया? जनरल विपिन रावत के नाम पर रखा गया है। नेक्स्ट हमारा है, संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन हाल ही में कहाँ पे किया गया? तो संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया मगहर, संत कबीर नगर, उत्तर प्रदेश में, ठीक है ना। तो मगहर जगह का नाम है, संत कबीर नगर जिला, उत्तर प्रदेश में जो है संत कबीर अकादमी और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया। अक्टूबर 2022 तक भारत में कितने रामसर साइट स्थित हैं? तो 15 अगस्त तक जो है आपके कुल कितने हो गए थे? तो ये हो गए थे 75, क्योंकि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ थी, इसीलिए जो है आपके 75 रामसर साइट हो गए थे। ओके। तो अभी जो है वर्तमान में 75 ही हैं। ओके। अक्टूबर 2022 तक भारत में सर्वाधिक रामसर साइट किस राज्य में स्थित है? तो पहले ये सर्वाधिक जो रामसर साइट थी, जब ये 75 नहीं हुआ करता था, 49 हुआ करता था, तब जो है उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो है रामसर साइट स्थित थी। लेकिन अब जो है 75 जब से आपका हो गया है, तब से सर्वाधिक जो रामसर साइट हैं ये आपके तमिलनाडु में स्थित हैं, ठीक है। तो भारत में सबसे अधिक रामसर साइट किस राज्य में है? तो ये आपके तमिलनाडु राज्य में है। पहले कहाँ पे थे? तो पहले आपका उत्तर प्रदेश में था। एशिया का सबसे बड़ा वैज्ञानिक बर्ड एटलस किसके द्वारा जारी किया गया? तो बर्ड एटलस जो जारी किया गया है, ये जारी किया गया केरल राज्य के द्वारा। भारत का पहला डार्क स्काई रिजर्व कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो डार्क स्काई रिजर्व ये स्थापित किया जाएगा आपके लेह लद्दाख में। ओके। ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, डार्क स्काई रिजर्व आप याद रखेंगे कहाँ पे? लेह लद्दाख में। अगला हमारा है, महिला T20 एशिया कप 2022 के विजेता कौन सी टीम है? तो जो आपका T20 एशिया कप 2022 हुआ, इसमें जो है विजेता टीम रही भारत। आपको क्या बताना है कि भारत ने किस टीम को जो है एशिया T20 आपके कप में हराया है। हाल ही में भारत का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ निर्मित किया गया? तो ये रबर का डैम मतलब आपका बांध होता है, ठीक है ना। तो ये आपका रबर का बांध है, और ये कहाँ पे निर्मित किया गया? तो ये आपके गया, बिहार में निर्मित किया गया। तो ये रबर का सबसे बड़ा बांध है, रबर डैम, ठीक है ना। तो भारत का सबसे बड़ा रबर डैम कहाँ पे? गया, बिहार में निर्मित किया गया। हाल ही में विश्व का सबसे ऊंचा रेल पुल किस नदी पर निर्मित किया गया? तो विश्व का आपका है, पूरे वर्ल्ड का सबसे ऊंचा रेल पुल है, जिसे जो है अभी चिनाब नदी पर बनाया गया। कहाँ पे? JNK, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर में। अब देखते हैं कुछ जो है महत्वपूर्ण दिवस जो आपके अभी हाल ही में मनाए जाने स्टार्ट किए गए हैं।
तो वीर बाल दिवस जो है ये 26 दिसंबर से मनाया जाएगा। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को मनाया गया। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी से मनाए जाने की शुरुआत की गई थी और राष्ट्रीय पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, तो वीर बाल दिवस 26 दिसंबर इंपॉर्टेंट है, नया है ये भी। 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस, ये भी आपका नया है, ये भी याद रखना। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस ये होता है कब? ये होता है आपके 16 जनवरी को, ठीक है ना। और पराक्रम दिवस कब है? तो ये आपका 23 जनवरी को। तो ये हमारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स और स्टैटिक जीके के रिवीजन थे। उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें आपको अच्छी लगी होंगी, तो आप वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर देंगे। वीडियो आप लाइक कर ही चुके होंगे। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।